हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके पास है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि धातु अधातु क्या होते हैं, धातु अधातु के क्या क्या गुण होते हैं, धातु अधातुओं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मिश्र धातु कैसे बनती है, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है कथन जो है क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 से अगर हम शुरू करें, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है। क्या? भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? नंबर 1 है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता यानी कि मेलेटिबिलिटी। ठीक है, मेलेटिबिलिटी, धातुओं को पीटने पर उनका पतले होने का गुण या चादर के रूप में जो होने का गुण होता है वो आघात वर्ध्य होता है। तन्यता यानी कि ड्यूक्टिलिटी, ड्यूक्टिलिटी। ठीक है, धातुओं के पतले तार के रूप में खींच सकने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और ध्वनिक, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं धातुएं होती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, आपने देखा होगा आघात वर्ध्य भी सही है, तन्यता भी सही है, और जो ध्वनिक जो गुण है वो भी सही है। तो इसका मतलब जो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3। अब समझते हैं आखिर ये गुण, जो ये प्रॉपर्टीज हैं धातुओं की, ये क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो है सभी जो युग्म हैं वो सुमेलित हैं, और कुछ धातुओं को पीट कर उनको जो है पतली चादरें बनाया जाता है। धातुओं के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्ध्यता क्या होता है? धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सबसे क्या है? आघात वर्ध्य धातु हैं, इनको बहुत पतला किया जा सकता है। इससे पहले जो है आपने देखा होगा रदरफोर्ड ने जो है सोने की एक पतली पन्नी, लगभग कागज जितनी पतली पन्नी जो है बनाई, तो उस पर जो है अल्फा कणों की बौछार की, जिससे जो है उनको पता चला कि परमाणु की नाभिक की उन्होंने खोज की। तो ये क्या है? तन्य धातु हैं ये, सॉरी, आघातवर्ध्यता का गुण इनमें जो है विद्यमान होता है। यही कारण है कि सोना और चांदी जो है सबसे आघातवर्ध्य धातुएं। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि सबसे आघातवर्ध्य धातु कौन सी होगी, सोना और चांदी। ठीक है, अब धातु को जो है एक पतले तार को के रूप में खींच सकने की जो क्षमता होती है वो क्या कहते हैं? धातुओं की तन्यता कहते हैं उसको। तन्यता मतलब तन्यता मतलब खींचना। ठीक है, तो तन्यता शब्द से जो सीधा सीधा मतलब है वो तार के रूप में है। ठीक है, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है, जिसका क्या होता है? मात्र 1 ग्राम सोने से जो है लगभग 2 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, इतना लंबा वायर केवल 1 ग्राम सोने से। तो आप सोच सकते हैं कितनी जो है तन्यता होती है सोने में। तो इसके बाद हम बात करते हैं आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार जो है विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तो आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण जो है इनको एक आकार दिया जाता है विभिन्न प्रकार के, तभी तो जो है ये चीज़ें जो है आभूषण में हो गई, या फिर बिजली की वायर जो है उनके अंदर भी इसी प्रकार की जो तन्यता हो गया, आघातवर्ध्यता हो गया, टीन जो होती है आपकी आघातवर्ध्य गुण के कारण जो है उस प्रकार की बनाई हुई होती है। तो तन्यता और आघातवर्ध्यता, इसमें कंफ्यूज नहीं है। आघातवर्ध्यता होता है जो पतली चादर के रूप में जो बिछाई जाती है, और तन्यता होती है तार के रूप में खींचना। ठीक है, और जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं। तो धात्विक जो, सॉरी, ध्वनिक गुण भी जो है धातुओं में पाया जाता है। तो भौतिक गुण क्या हो गए? आघातवर्ध्यता हो गए, तन्यता हो गई और ध्वनिक हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि जो है अधातुओं के कुछ क्या हैं उदाहरण हैं। इनमें क्या होती है, जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य वातावरण में क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। कमरे का सामान्य वातावरण लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है एक कमरे का तापमान। तो उस वातावरण में क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहती है कौन, ब्रोमीन। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो अधातुएं हैं वो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में जो है पाई जाती हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, अब हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। नीचे देख के कूट का जो है प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, कैसे देखो, उपयुक्त दोनों कथन क्या है सही है। सामान्यतः मतलब सभी धातुएं नहीं है लेकिन सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः धातुएं क्या है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु जो मरकरी होती है इसका एकमात्र क्या है अपवाद है मरकरी। ठीक है, जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो धातुएं हैं सामान्यतः सभी धातुएं जो हैं, एक मरकरी को छोड़ के धातुएं सामान्यतः सब ठोस सॉलिड अवस्था में जो है मिलती हैं। कठोरता जो धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, कठोरता। ठीक है, गुण। परंतु क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत मुलायम होती हैं और इन्हें जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। और इनके घनत्व तथा गलनांक भी जो है धातुओं के सामान्य भौतिक गुणों के विपरीत कम ही होते हैं। ठीक है दोस्त, क्या इनके जो घनत्व होता है, डेनिसिटी जो होती है, और गलनांक, जो इनका जो गलनांक होता है, तो मतलब ये क्या होते हैं, सामान्य धातुओं से भी बहुत कम जो है इनके गलनांक होता है, घनत्व भी कम होता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जो है अग्रसर होते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है आपके लिए होने वाली है और एनसीईआरटी बेस्ड है, तो दिक्कत भी नहीं होगी आपको। एनसीईआरटी को बेस बनाकर जो है इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। किसके, अधातुओं के संबंध में। आयोडीन, अब पहला जो है हमारे पास दे रखा है, कथन दे रखा है, तो सही नहीं है, सॉरी। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये नहीं का जो है विशेष ध्यान रखें आप प्रश्नों में, और इस प्रकार से आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो आयोडीन अधातुओं का जो सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती हैं। जो आयोडीन होती हैं वो अधातुओं के जो सामान्य भौतिक गुण होता है उसके विपरीत क्या होते हैं, चमकीली होती हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो ये तीसरा जो है गलत है। क्यों, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें क्या होती है, विद्युत की जो है सुचालकता पाई जाती है। ठीक है, जो पेंसिल होती है आपकी, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट लगा होता है। तो सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत क्या होती है, चमकीली होती है। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। और कार्बन का जो, कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है जो विभिन्न रूपों यानी कि अपरूपों में पाई जाती है। और हीरा जो है कार्बन का एक ऐसा ही अपरूप है जो क्या होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। और जो हीरा अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक जो है इसमें उत्पन्न होती है। और कथन तीन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, ना कि कुचालक होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, जब हम कार्बन और उसके यौगिकों पर जो है डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है हम क्लियर कर कर चलेंगे। और पांचवा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। चांदी अत्यंत अति ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना जल की किसी भी अवस्था, ठोस, द्रव या गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। तो हमारे पास जो है कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो
इसमें से जो बिल्कुल सही होगा इलिमिनेशन वाले फॉर्मेट से अगर हम इस प्रश्नों का उत्तर देखें तो ज़रूरी नहीं कि सभी धातुएं जो है क्षारीय या ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय हो। किसी किसी धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय भी होती है। ठीक है, तो दोनों प्रभाव जो है प्रभावी वो करते हैं, दर्शाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, और ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। जो वायु में जलने पर जो है सभी लगभग सभी धातुएं क्या देती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। जब वायु में जो है दहन होता है तो ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड मतलब एक परत जम जाती है, एक लेयर जम जाती है उन पर। ठीक है, अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है अधिकतर धातुओं की। ठीक है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय या तथा क्षारीय दोनों प्रभाव जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या करेंगे, दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे, अम्लीय भी और क्षारीय भी। दोनों गुण क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, अम्लीय भी और क्षारीय भी। ठीक है, वहीं कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अधिकांश जो धातुएं होती हैं ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होती हैं। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या करते हैं, धातुओं के साथ जो है घुलकर धातु ऑक्साइड जल के साथ जो है घुलकर ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, और वहीं अधिकतर धातु दहन करने पर जो है ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो जल में घुलकर जो है अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि केवल अम्लीय गुण हो या केवल क्षारीय गुण हो, तो दोनों गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर सिल्वर की बात करें, चांदी की और गोल्ड की बात करें, तो ये अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो मतलब ये मुक्त अवस्था में मिलती हैं एक प्रकार से। इसको जो है हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो चांदी और गोल्ड होता है, सोना होता है, वो मुक्त अवस्था में मिलता है। अतः जो ये कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। और सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है हो जाता है, जो धातुएं क्या होती हैं जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। धातु ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकालती हैं, ठीक है, बनाती हैं। परंतु एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कौन, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो अभिक्रिया करते हैं, वहीं जो लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड जैसी जो धातुएं हैं वो जल के किसी भी रूप के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही आंसर जो है आपके पास है। जो कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ जो है हम अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान और सरल सरल भाषा में जो है आपको बताने की कोशिश की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं जो है खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। तो इनमें से कौन कौन सी धातुएं जो है जलने लग जाती हैं। देखिए दोस्त, लिथियम नहीं है, केवल सोडियम और पोटेशियम जो है कमरे के जो मतलब खुले में रखने पर, वातावरण में रखने पर जो है इनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो केवल एक कथन जो है बिल्कुल सही होगा, जो ये 1 और 2 बिल्कुल सही हैं दोनों। तो सोडियम और पोटेशियम जो ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही क्या होती हैं, अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। बहुत ही जल्दी जो है ये रिएक्शन कर जाती हैं ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ, और ये तुरंत ही जो है आग पकड़ लेती हैं। और इनकी अधिक अभिक्रियाशीलता है कि खुले में रखने पर ये क्या कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में क्या करते हैं, इनको डुबा कर रखते हैं। केरोसिन ऑयल में जो है इनको डुबा कर रखते हैं। अब एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। एनोडीकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किससे, संक्षारण से बचाने के लिए। यह धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की जो है एक प्रक्रिया है। क्या, एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है, धातुओं पर जो है ऑक्साइड की एक परत बनाने की प्रक्रिया है। या फिर यह धातुओं पर चढ़ने वाले जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। या फिर एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी जो ऑक्साइड की परत होती है तो उससे हटाने की प्रक्रिया है। और या फिर यह जो है एल्युमिनियम धातु पर
मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ताकि जो एल्युमिनियम है वो संक्षारित ना हो सके, वो जो है उसका जो है क्षरण ना हो सके, वो संक्षारित ना हो सके, ऑक्साइड उसका जो है ऑक्साइड ना बन पाए। तो पहले से जो है ऑक्साइड की जो है एक परत, मोटी परत जो है इसमें चढ़ा दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। अतः कथन डी क्या है, बिल्कुल सही है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से क्या करती है, सुरक्षित रखती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर जो एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक हो गया, लैंड हो गया, जैसे जो धातुएं होती हैं, सतह पर क्या करती हैं, ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः जो है ऑक्सीकरण होने से जो है सुरक्षित और संक्षारण से उन्हें जो है सुरक्षित रखती है। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को क्या कहते हैं, एनोडीकरण के माध्यम से जो है एक माध्यम से यह भी मोटा किया जा सकता है। किसके, एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की धातु पर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न घुमाए आपने जो है अगर ध्यान दिया होगा, व्याख्याओं पर जो है ध्यान दिया होगा, तो मैं समझता हूँ कि सिलेबस यही है और कोई भी टॉपिक हम जो है छोड़ नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वन दरोगा के परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जो है अभिक्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि, ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इसका नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक होता है, नाइट्रिक अम्ल धातुओं से के साथ जो है क्रिया नहीं करता है, नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं के साथ क्रिया करता है। ठीक है, बोल क्या रहा है, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, परंतु धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ऐसा तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि क्या है, जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, गैस उत्सर्जित करती हैं, मुक्त करती हैं। परंतु जब धातुएं क्या होती है, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ जो है अभिक्रिया करती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। जो उत्पन्न हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, ऑक्सीकृत करके जो है जल में परिवर्तित करता है, और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, जैसे NO2 हो गया, NO हो गया, N2O क्या हो गया, लाफिंग गैस। ठीक है, NO2, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस। ठीक है, में अपचयित हो जाता है। अतः कथन ए क्या है, कथन विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एनोडीकरण को हमने समझा और 8वां प्रश्न भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। एक्वारेजिया, देखिए एक्वारेजिया के बारे में आपने सुना होगा। एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। एक्वारेजिया क्यों बनाया जाता है, पहले तो यही समझ लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में जो है हम कंफर्म हो जाएगा, हमारा जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है 3:1 के अनुपात का जो ताज़ा मिश्रण होता है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, ये बताना है। यह सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रबल संक्षारक है, तो ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा से कथन जो है सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए दोस्त, अगर आपने ध्यान दिया होगा, देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न वाले घुमा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर इसने अनुपात में जो है चेंजिंग कर दिया, अनुपात जो है इसने उल्टा दे दिया, और इसलिए जो है ये प्रश्न ये जो है गलत हो जाता है। तो केवल एक एक जो है बिल्कुल गलत है। एक्वारेजिया क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में होगा, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, 1। ठीक है, 3:1 के अनुपात में जो ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्यों करते हैं इसका प्रयोग, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये धातुएं जो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको गलाने में क्या होता है, ये सक्षम अभिकर्मक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है।
अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। यह एक भभकता द्रव है। भभकता मतलब पानी जैसे उबलता है ना, वैसे उबलने वाला द्रव है, एक भभकता द्रव है। साथ ही प्रबल संचारक भी है, प्रबल संचारक भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? युग्म बताना, एक जोड़े में बताना है। गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम और गोल्ड। तो देखिए दोस्त, आपने देखा होगा क्या बताना है, न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म, जिसमें क्या होता है न्यूनतम, अधिकतम नहीं, क्या होता है न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा? सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशीलता होती है पोटेशियम, और सबसे कम होती है गोल्ड की। अब हम समझते हैं जो अभिक्रियाशीलता है किस प्रकार से है। उपयुक्त में सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता किसकी है? पोटेशियम की है, बिल्कुल सही है। जबकि जो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है वो किसकी होती है? गोल्ड की होती है। अतः जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है। और कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो अवरोही क्रम में इस प्रकार है। अवरोही, अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। और आरोही क्या होता है? सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद क्या है? सोडियम हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? पोटेशियम की। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? विशेष गुणों के कारण धातु और अधातु दोनों के समान क्या करता है? व्यवहार करता है। यही कारण है कि जो हाइड्रोजन है उसको जो है आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दिया गया है। जब हम आवर्त सारणी पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम इस विषय को जो है डिस्कशन करेंगे। संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। अब संचारण क्या होता है? संचारण को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर संचारण होता क्या है, ठीक है। आई होप, देखिए दोस्त, जितना आप ध्यान दोगे उतना चीज़ें जो है आपके लिए आसान होती जाएंगी और बहुत ही जल्दी जो है आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ही जल्दी इसी वन दरोगा में जो है आपका सिलेक्शन होगा अगर आप जो है ध्यान दोगे। तो ध्यान देना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 11वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर बनने वाली जो काली परत होती है वो क्या होती है? सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। वायु में खुला छोड़ देने पर जो कॉपर पर चढ़ने वाली जो परत होती है वो क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो निम्न में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। सिल्वर पर क्या बनेगी? सिल्वर सल्फाइड की। और कॉपर पर क्या बनेगी? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ जो है रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बाइड जो है बनता है, ठीक है। उपयुक्त जो दोनों कथन है बिल्कुल सही है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर जो सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु की उपस्थिति में क्या करता है? सल्फर के साथ क्रिया करके क्या करता है? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। वहीं कॉपर को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है? हरी परत जम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आर्द्र मतलब होता है, आर्द्र भूमि आपने देखा होगा, आर्द्र मतलब दलदली, और आर्द्र मतलब होता है जिसमें ठंडक हो, ठीक है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके जो है कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोहे एवं इस्पात पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाती है। तो उस पर क्या चढ़ाई जाती है? उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जो है बचाने के लिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एसिड लेपन कहते हैं, ठीक है। अब संचारण बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, हम पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, एसिड लेपन, ठीक है। ग्लेविनेशन, क्या कहेंगे? एसिड लेपन यानी कि ग्लेविलेशन। क्रोमियम लेपन हो गया, एनोडीकरण हो गया, मिश्र धातु बनाकर,
लोहे एवं इस्पात को जो है जंग से सुरक्षित किया जा सकता है। जसद लेपन में क्या होता है, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जो है किसकी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि अथवा कथन ये क्या है, बिल्कुल सही है, विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। लोहा और इस्पात के संदर्भ में जो है हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके, लोहा और इस्पात के संबंध में। लोहा और इस्पात, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे और निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती। हमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से तीनों जो है बिल्कुल सही हैं, तो इसका डी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। शुद्ध लोहा जो होता है वो अत्यंत गर्म होता है, नर्म होता है, नर्म। ठीक है, जो शुद्ध और गर्म करने पर सुगमता से जो है खींचा जा सकता है। लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या, लोहे में अगर निकिल और क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम मिलाते हैं तो क्या होता है, आपका स्टेनलेस इस्पात जो है प्राप्त होता है। स्टेनलेस इस्पात क्या होता है, कठोर होता है, साथ ही उसमें जंग नहीं लगती। जो स्टेनलेस इस्पात होता है उसमें क्या होता है, बहुत कठोर होता है और जंग भी नहीं लगता है। तो ये क्या होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और वहीं अगर हम बात करें कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें, तो जो आपके पास सूची 1 सूची 2 दे रखी है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है सुमेलित है। जो पारद और अन्य धातु, अगर पारे के साथ कोई अन्य धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, पारे के साथ अगर कोई अन्य धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये हमको बताना है। तो पारे के साथ अगर कोई भी धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनता है। क्या बनेगा, अमलगम। और तांबा और जस्ते को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल। ठीक है, और तांबा और टीन को मिलाएंगे तो बनेगा कांसा, और सीसा और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्डर। इसका मतलब इस सीरियल में जो है बिल्कुल सही है, 1 2 1 2 3 4, तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है इसका। तो ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होगा वो कितना, 24 कैरेट का होगा। शुद्ध सोने की जो कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए जो है 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है, तो मैं समझता हूँ इसका जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही है। शुद्ध सोना कितना, 24 कैरेट का होता है। कैरेट क्या है, सोने के शुद्धता मापने की एक इकाई। ठीक है, और ये काफ़ी नर्म होता है, इस कारण इसको जो है आभूषण बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। और इसको कठोर बनाने के लिए जो है चांदी और तांबा जो है इसमें मिलाया जाता है। भारत में जो अधिकांश आभूषण बनाए जाते हैं वो किसमें, कितने, 22 कैरेट सोने से जो है, अर्थात 22 शुद्ध भाग सोने में 2 भाग तांबा और चांदी का मिश्रण किया जा सकता है। 22 कैरेट सोने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें जो 2 भाग, जो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और उसको 24 कैरेट बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 भाग, 22 भाग जो है शुद्ध सोना लेते हैं और 2 भाग तांबा और चांदी जो है इसमें मिश्रण किया जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल को जितना आप प्रमोट करोगे उतने बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।